दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेस में स्वागत है। मैं गोपाल यादव फ्रॉम लालगंज। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, ये सब परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए वो सब क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, वैसा उसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु है। अरस्तु जो है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ने किया था। लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जैव विकास मतलब कि जीवों के विकास के बारे में सबसे पहले किसने समझाया था। तो जीवों के विकास के बारे में सबसे पहले जो समझाया था वो लैमार्क था। लैमार्क जो था जीवों के विकास के बारे में समझाया था। याद रखना है कि जीवों के विकास के बारे में किसने समझाया था, तो लैमार्क ने। अगला है कि चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है। चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र का जन्म हिप्पोक्रेटस है। याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक मतलब चिकित्सा शास्त्र का अगर कहा जाए पिता कौन है तो वो है हिप्पोक्रेटस। जनक मतलब पिता ही होता है, फादर्स। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रेटस है। थियोफ्रेटस। और रसायन विज्ञान का, तो रसायन विज्ञान का जनक जो है वो है लेवोजियर। लियोजियर जो है वो रसायन विज्ञान का जनक है। रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो लियोजियर। अगला है कि मानव के विकास, इतिहास, परंपरा और उससे संबंधित विषय के बारे में जिससे जाना जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब कि जिसके अंतर्गत मानव के विकास, इतिहास, परंपरा और उससे संबंधित सभी विषय के बारे में जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादक किसने किया था। मतलब गैसों के विसरण के नियम किसने दिया था। तो गैसों के विसरण के नियम के बारे में ग्राहम ने समझाया था। ग्राहम ने गैसों के विसरण के नियम के बारे में बताया था। ग्रहों की गति के नियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉन्स केपलर ने। याद रखिएगा, जॉन्स केपलर जो था वो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर जो समीकरण है यह किसने दिया था। E बराबर mc स्क्वायर किसने बताया था कि E बराबर mc स्क्वायर होता है। तो वो आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन ने बताया था कि E बराबर mc का स्क्वायर होता है। अगला है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो जड़त्व के नियम की खोज याद रखिएगा गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन किसने किया था, मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बताया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो डार्विन है। याद रखिएगा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के बारे में डार्विन ने बताया था। डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है।
विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो वो है चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। अगला है आनुवंशिकी के जनक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेडल है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेडल है। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का। मेडल जो प्रयोग कर रहा था आनुवंशिकी पर, उसमें किस पौधे का प्रयोग किया था? तो वो मटर के पौधे, मटर का सिंपल जो पौधा होता है उसका यूज किया था। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, यह किसने बताया था? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, यह किसने बनाया था? जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का इंग्लिश होता है जेनेटिक्स, मतलब आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, यह किसने बताया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने। याद रखिएगा, डब्ल्यू वाटसन ने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। याद रखिएगा, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मतलब कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने जीन के बारे में बताया था? तो वो जोहानसन था। जोहानसन जो था वो सबसे पहले सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? जीन कहाँ रहते हैं? तो गुणसूत्रों के अंदर होते हैं। जो शरीर के अंदर गुणसूत्र होता है उसके अंदर जीन होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? अगला क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो बीडल एंड टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने बताया था एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत। अगला है कि खून का रंग लाल क्यों होता है? बहुत भी क्वेश्चन जो लोगों से पूछने लायक क्वेश्चन है कि खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण कोई पूछ सकता है कि खून का जो रंग है वो लाल ही क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन जो है वो यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। याद रखिएगा, प्रोटीन का यौगिक हीमोग्लोबिन है। खून थक्का नहीं जमता है, किसके कारण? कहीं खून थक्का क्यों नहीं जमता है? थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग जब हो जाता है तो खून थक्का नहीं जमता है। अगला, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर हमेशा रक्त इधर से उधर दौड़ता रहता है, अगर वह जम जाएगा तो बहुत हानिकारक होगा। तो उसको जमने से रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन। याद रखिएगा कि हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर वो रक्त को जमने नहीं देता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है वो शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है, लेकिन उसका उत्पादन कहाँ से होता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत से। जो हमारे शरीर के अंदर यकृत है उससे हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। अगला है कि रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का उत्पादन रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेटस। प्लेटलेटस जो है वो बनाता है रक्त को थक्का बनने में।
अगला है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ होती है। प्लेटलेट्स जो है उसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो पलिहा में। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पलिहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है, मतलब कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वो होता है विटामिन के। याद रखिएगा। रुधिर की तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग कौन होता है, तो वो प्लाज्मा है जो रुधिर का तरल भाग होता है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है, जो रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, वो कितना % होता है, तो 60% होता है। याद रखिएगा, शरीर के अंदर 60% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन है, तो वो है प्लाज्मा। याद रखिएगा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो लोहा है। खून में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन है, तो लोहा है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो है वो पलिहा को बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। पलिहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। याद रखिएगा, पलिहा को। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है, आरबीसी जो ब्लड होता है उसका कब्रगाह कहाँ है या शमशान उसका कहाँ है, चाहे कहाँ जाकर वो समाप्त हो जाता है, तो पलिहा में। पलिहा में, याद रखिएगा, पलिहा में जाकर शामिल हो जाता है। शमशान है, कब्रगाह है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। याद रखिएगा, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी और ओ। 1 2 3 4, ए फिर बी फिर ए बी और फिर ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज लैड स्टीनर ने की थी। लैड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन है, सर्वदाता रक्त समूह, तो सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ए बी जो है, ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, और ओ को सर्वदाता रक्त समूह, क्योंकि ओ जो है सभी को अपना खून दे सकता है, ओ ग्रुप, लेकिन ए बी जो है सबको नहीं दे सकता है, इसलिए उसे सर्वदाता कहा जाता है, और इसे ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और आगे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को हेल्प हो सके।